एक चीज समझते हैं, एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं। ये लाइन आपने शायद 100 बार सुनी होगी। हर चैनल ये बोलता है। FIIs. All related to FIIs. One question that repeatedly keeps coming up: the currency is cheap, Indian shares are at valuations far lower than 2 years ago or even 1 year ago. Then what is keeping the foreign investor away? Why is it that even year to date it is a 25,000 crore sale that we hear from foreign funds? एक रेड बार, एक ग्रीन बार, और फिर क्या? वीडियो खत्म। कोई ये नहीं बताता एफआईएस गए कहाँ और जहां गए वहां उनका क्या हुआ। ये सवाल इस पूरी एफआईडीआई कहानी में है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कम पूछा जाता है। आज सिर्फ ये समझेंगे एफआईएस कहाँ गए और क्यों। सब कुछ शुरू हुआ एक स्पेसिफिक दिन से, 27 सितंबर 2024। निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाइस पे था। अगले ही महीने एफआईएस ने बेचना शुरू कर दिया। अक्टूबर में उस वक्त का सबसे बड़ा मंथली आउटफ्लो। क्यों? निफ्टी उस वक्त अपनी अर्निंग्स के अगेंस्ट रफली 32 से 33 टाइम्स ट्रेड कर रहा था। हिस्टोरिकल एवरेज है 22 या 20 के आसपास। मार्केट सीधा साधा महंगा हो चुका था। ये फर्क सुनने में छोटा लगता है, 10-12 पॉइंट्स का मल्टीपल क्या ही फर्क पड़ेगा। पर सोचो, अगर एक बिजनेस अपनी अर्निंग्स के 20 टाइम्स मिलता है वर्सेस 32 या 33 टाइम्स, दोनों केसेस में आप वही बिजनेस खरीद रहे हो, वही फ्यूचर अर्निंग्स। फर्क सिर्फ इतना है कितना आप उस फ्यूचर के लिए आज दे रहे हो। और जब ये कैलकुलेशन एक स्टॉक पे नहीं पूरा मार्केट पे होता है, बिलियंस के पोर्टफोलियो के थ्रू छोटा मल्टीपल पूरा रिटर्न प्रोफाइल बदल देता है। फंड मैनेजर के लिए ये एक फीलिंग नहीं है, ये एक स्प्रेडशीट है जो सीधा बता देती है कहाँ पैसा ज्यादा काम करेगा। अब यहाँ असली बात है, वो पैसा गया कहाँ। एफआईएस इंडिया से निकल के कहीं गायब नहीं हुए, वो गए जहां वैल्यूएशन बेटर थी। चाइना में एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज आया, रेट कट्स, प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए सीधा फंड। CSI 300 रफली 16 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा था, इंडिया से काफी सस्ता। और अब अचानक एक जेन्युइन टेलविंड के साथ भी ताइवान और साउथ कोरिया एक दूसरी वजह से अट्रैक्टिव बन गया था। AI और सेमीकंडक्टर बूम वहां की कंपनीज को जेन्युइनली ज्यादा कमाई दे रहा था। ये सिर्फ सस्ता होना नहीं था, ये सस्ता होना और साथ में तेजी से बढ़ना दोनों एक साथ था। जब कोई मार्केट सस्ता भी हो और तेजी से ग्रो भी कर रहा हो, फंड मैनेजर्स के लिए ये सबसे आसान डिसीजन बन जाता है। ये कोई इंडिया से भागने वाली कहानी नहीं है, ये कहीं और ज्यादा अट्रैक्टिव मिल जाने वाली कहानी है। फर्क समझना जरूरी है। और ये सिर्फ 2-3 फंड्स की बात नहीं थी। बड़े इमर्जिंग मार्केट फंड्स में ज्यादातर इंडिया में अंडरवेट हो चुके थे। HSBC के अपने इंडिया रिसर्च हेड ने इस साल प्लेनली बोला, इंडिया कोरिया के अगेंस्ट रफली 60% ज्यादा महंगा है। ये एनोनिमस एनालिस्ट की बात नहीं है, यहाँ एक बड़ा ग्लोबल बैंक का ऑफिशियल व्यू है। जब इतने बड़े फंड्स एक साथ एक मार्केट को अंडरवेट रखते हैं, ये एक ट्रेड नहीं होता, ये एक कंसेंसस बन जाता है। और कंसेंसस इंडिविजुअल डिसीजन से ज्यादा पावरफुल होता है। और ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं थी। अक्टूबर 2024 का रिकॉर्ड मार्च 2026 में टूट गया। एक नया और भी बड़ा मंथली आउटफ्लो। 2026 अब तक का सबसे बड़ा साल बन चुका है एफआईएस आउटफ्लो के लिए। 1993 के बाद जब पहली बार एफआईएस को यहां इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली थी, 3 दशक में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ था। हर महीने एक नई हेडलाइन और हर महीने वही पैसा कहीं और काम कर रहा है। ये सिर्फ इंडिया में लॉस से बचना नहीं है, ये एक्टिवली कहीं और कमाना था, जबकि इंडिया अपनी वैल्यूएशन को धीरे धीरे रीसेट कर रहा था। इसका मतलब समझना जरूरी है, यह एक बहुत बड़े स्केल का ट्रेड था। पूरे दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स के थ्रू महीनों तक लगातार, किसी एक दिन का पैनिक नहीं, एक सस्टेन्ड पेशेंट रोटेशन। और 2026 में एक नया झटका भी आया। मार्च 2026 का झटका अकेला वैल्यूएशन नहीं था, वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ी, ऑयल महंगा हुआ, रूपी कमजोर हुआ। ये रियल था और आउटफ्लोस को तेज कर गया। सिर्फ बैंकिंग में नहीं, IT, ऑटो, FMCG सब में। क्योंकि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ जाती है, फंड मैनेजर सेक्टर नहीं देखते, वो पूरे कंट्री को देखते हैं। पर ये एक लेयर है, फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन सितंबर 2024 से ही बिछी थी। ये झटका उस एग्जिस्टिंग क्रैक को और खोल गया। उसने कहानी शुरू नहीं की, सिर्फ तेज कर दी। अगर वैल्यूएशन पहले से अट्रैक्टिव होती, ये वेस्ट एशिया वाला शॉक इतना बड़ा असर नहीं डालता। वो बस एक दिन का डिप बनता, एक महीने का क्राइसिस नहीं।
ये कोई नया बिहेवियर नहीं है। FIS हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। 2020 में जब जापान ने मार्केट सालों से बोरिंग समझा था, किसी को वहां इंटरेस्ट नहीं था, पुरानी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ग्लोमरेट टाइप कंपनीज जो किसी को एक्साइटिंग नहीं लगी थी, वॉरेन बफे ने चुपचाप उन कंपनीज में स्टेक लेना शुरू किया। किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई हेडलाइन नहीं बनी। सालों तक ये एक फुटनोट की तरह रहा उनके पोर्टफोलियो में। आज वो इन्वेस्टमेंट कई गुना बन चुका है और जो डिविडेंड सालाना अब आता है वो उनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट से कहीं ज्यादा है। मतलब ये पोजीशन अपना खर्चा खुद निकाल के ऊपर से कमा रही है। वही पैटर्न हर बार, कोई जल्दी एक अनलव्ड सस्ती जगह देखते हैं, चुपचाप पोजीशन बनाते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। सालों बाद जब सबको दिखता है वो ऑलरेडी बहुत आगे निकल जाता है। ये पेशेंस का गेम है, टाइमिंग का नहीं। 2017 में भी यही हुआ। इंडिया साल के शुरू में बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट था। दूसरे हाफ में साउथ कोरिया ने ये टैग ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया महंगा हो चुका था। किसी ने उस साल इंडिया फेल हो रहा है नहीं सोचा, सबको पता था ये रोटेशन है। 9 साल बाद जब ये चीज बड़े स्केल पे दोबारा हुई, अचानक ये एक नया अलार्मिंग फैक्ट बन गया है। नाम बदलता है, साल बदलता है, तरीका वही रहता है। अब ऑनेस्ट बात करते हैं कि रिटेल एक्चुअली क्या सुनता है और क्या समझता है। रूपी कमजोर हुआ इसलिए FIS गए, ये उल्टा है। जब FIS बेचते हैं वो अपना रूपी डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और तभी रूपी पे प्रेशर आता है। रूपी कमजोर होना रिजल्ट है, रीजन नहीं। लोग रीजन और रिजल्ट को उल्टा समझ लेते हैं क्योंकि दोनों एक साथ दिखते हैं। SIP मनी है, हमें FIS की जरूरत नहीं, ये भी अधूरा है। डोमेस्टिक मनी ने जेन्युइनली सपोर्ट किया और DI ओनरशिप पहली बार FIS से ज्यादा हो चुकी थी। ये एक रियल इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, पर इससे उल्टा पड़ना गलत होगा। ये इसका मतलब नहीं कि FIS इसलिए गए क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जब FIS वैल्यूएशन की वजह से बाहर गए, DIS का शेयर मैकेनिकली बढ़ गया। रीजन वैल्यूएशन थी, ये क्रॉसओवर सिर्फ उसका साइड इफेक्ट है। दो पैरेलल फैक्ट्स को एक दूसरे के रीजन बना देना सबसे कॉमन गलती है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ही खराब हो गई, ये भी सही नहीं है। इंडिया की GDP ग्रोथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनीज ओवरऑल कमा रही है। ये कोई इंडिया फेल हो रहा है वही कहानी नहीं है। फर्क ग्रोथ में नहीं, प्राइस में है। जितना आप उस ग्रोथ के लिए दे रहे हैं उस हिसाब में है। और टैक्स वाली बात थोड़ी देर रुकने लायक है क्योंकि यहाँ कुछ सच भी है और पूरी तरह खारिज करना ठीक नहीं होगा। जुलाई 2024 में जब कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा, इक्विटी और डेट दोनों के लिए, ये रियल है और इसने डेट फ्लोस पे जेन्युइनली असर डाला, इतना ज्यादा कि गवर्नमेंट को बाद में एक हिस्सा वापस लेना पड़ा, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस लाने के लिए। जब गवर्नमेंट खुद अपना डिसीजन पलटता है, इसका मतलब है असर जेन्युइन था। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये असर मेनली डेट मार्केट में दिखा। इक्विटी में जो एग्जिट हुआ उसका पैटर्न टैक्स बढ़ने से पहले भी वही था और बाद में भी वही रहा। अगर टैक्स ही ड्राइवर होता तो सेलिंग टैक्स के अनाउंसमेंट के साथ स्पाइक करती, फिर सेटल हो जाती। ऐसा नहीं हुआ। सेलिंग महीनों तक एक जैसी रफ्तार से चलती रही, जो बताता है कोई दूसरी बिगर फोर्स काम कर रही थी। वो फोर्स रिलेटिव वैल्यूएशन थी। FIS हमसे एक चीज में आगे है, वैल्यूएशन। वो हमसे जल्दी देखते हैं। रिटेल पूछता है निफ्टी कितना है, FIS पूछते हैं निफ्टी अपने अर्निंग्स के अगेंस्ट कितना है। दो अलग सवाल और इनके जवाब कभी कभी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। सोचो ऐसे, जब तक कोई हेडलाइन चिल्लाती है मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है, रिटेल को लगता है सब कुछ ठीक है और ज्यादा खरीदने का वक्त है। वही रिकॉर्ड हाई FIS के लिए एक अलग सिग्नल देता है, ये महंगा हो चुका है, अब एग्जिट का वक्त है। सेम नंबर, दो बिल्कुल अलग जवाब। यही वजह है कि जब इंडिया महंगा हुआ, FIS सितंबर 2024 में ही एग्जिट डिसाइड कर चुके थे। रिटेल को यह समझने में महीनों लगे, कई लोगों तक को एक साल से ज्यादा। और इस बीच जो लोग अपना SIP चलाते रहे, उन्होंने बिना जाने वो सस्ता एक्यूमुलेट कर लिया जो FIS छोड़ के गए थे। और जब इंडिया वापस अट्रैक्टिव लगा, FIS सबसे पहले वापस आएंगे, रिटेल को पता चलने से बहुत पहले। बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कह चुके हैं
इंडिया की वैल्यूएशन न्यूट्रल जोन की तरफ मूव कर रही है। ये लाइन किसी हेडलाइन में नहीं आई, पर ये लाइन असली सिग्नल है। जब वो वापस आना शुरू करेंगे, हेडलाइंस बनेंगी एफआईआईज इंडिया में वापस लौट रहे हैं, पर तब तक उन्होंने अपनी एंट्री ऑलरेडी कर ली होगी रिटेल से सस्ती कीमत पे, रिटेल से पहले। ये स्पीड का फर्क है और यही फर्क हर साइकिल में रिपीट होता है। तो पूरी कहानी एक बार सीधे ऑर्डर में। सितंबर 2024 में इंडिया महंगा हो गया, अपनी खुद की हिस्ट्री के अगेंस्ट भी और चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान के अगेंस्ट भी एफआईआईज ने एग्जिट शुरू किया। वो पैसा दूसरे मार्केट में गया जहां वैल्यूएशन बेटर थी और वहां उन्होंने जेन्युइनली पैसा बनाया। बीच में 2026 के शॉक ने इस प्रोसेस को तेज किया, पर उसने कहानी शुरू नहीं की। जो नैरेटिव्स हमने सुनी, रूपी, टैक्स, एसआईपी, ग्रोथ स्टोरी, सब किसी ना किसी हद तक सच के आसपास है, पर कोई भी असली रीजन नहीं है। असली रीजन है एक ही, विच इज रिलेटिव वैल्यूएशन। और ये कोई इंडिया स्पेसिफिक कहानी नहीं है। यही एफआईआईज जापान में भी ऐसे ही थे। अनलव्ड को देखा, चुपचाप खरीदना, सालों वेट करना। यही एफआईआईज 2017 में भी कोरिया की तरफ शिफ्ट हुए थे। ये उनका परमानेंट तरीका है। सस्ता देखना, वहां जाना, महंगा होने तक वहां रहना, फिर अगली सस्ती चीज देखना। कोई लॉयल्टी नहीं, कोई ग्रज नहीं, सिर्फ एक ही सवाल बार बार, अभी कहाँ वैल्यू है। तो अगली बार जब एफआईआई डेटा देखे, सिर्फ कितना बेचा मत देखिए, वैल्यूएशन का गैप दूसरे मार्केट्स के अगेंस्ट छोटा हो रहा है या बड़ा, ये देखिए। वो गैप असली कंपस है। सेलिंग का नंबर सिर्फ सिम्टम है। एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना देखना है, क्या वो गैप महीने दर महीने छोटा हो रहा है या बड़ा। एफआईआईज किसी स्टोरी से नहीं भागते, वो हमेशा वैल्यू के पीछे भागते हैं, चाहे वो वैल्यूज कहीं भी हो। वो हमसे जल्दी निकलते हैं क्योंकि वो हमसे जल्दी देखते हैं, और जब वो वापस आएंगे, वो तब भी हमसे पहले आएंगे। सवाल ये नहीं है कि वो वापस आएंगे या नहीं, सवाल ये है जब वो आएंगे, क्या आप देख पाएंगे कि असली सिग्नल क्या था।